मैम लाइबा नूर को ऐड कर लें। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। कल का टेस्ट हो गया सही? कैसा रहा यस आप मैम। लोगों का? वालेकुम अस्सलाम मैम। अच्छा, अब मुझे बताओ क्विज कब है आपका? क्विज कब तक है? मैम एक वीक रेस्ट फिर अगले वीक। अगले वीक है? वो तो फिर ईद का वीक हो जाएगा। नहीं मैम वो प्रेजेंटेशन वीक में होता है। नहीं, दोनों में से एक होना है ना? क्विज होगा या प्रेजेंटेशन होगी? तो मैंने क्विज ही लेना है आपका, ठीक है? मैम फिर वो जब बाकी टीचर्स प्रेजेंटेशन देंगी तब ले लीजिएगा क्विज। हाँ वही पूछना, वो किस वीक में आ रहा है, यही तो पूछा मैंने आपसे। मैम ईद के बाद है। हाँ ये पूछी थी मैं कि ईद से पहले है कि ईद के बाद है। ये चीज कंफर्म कर लेना। आपको लोगों का सेकंड सेमेस्टर है ना? यस मैम। हाँ, जिनके दूसरे सेमेस्टर है ना
उन सेमेस्टर्स के बच्चों के पहले हो रहे हैं, तो इसलिए मैं कहती कि आपका वो तो नहीं, वो 3rd से 5th में तक है, मेरे ख्याल आपके सीनियर्स का होगा। मैम 17 से 17 में ही। आपका 17 से है? चलो ठीक होगा। के बाद ये हाँ चलो ठीक है। अच्छा मैं अब आपको शेयर करने लगी हूँ स्क्रीन, और हम फिर टॉपिक में जरा निकाल लूँ। हम कर रहे थे प्रोबेबिलिटी, सेट थ्योरी पढ़ ली थी, आज हम थोड़ा इसमें थ्योरम पढ़ लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, शेयर हो रही है स्क्रीन सबको? यस मैम हो रही है। ठीक है, अब आप देखिए हमारे सामने ये एक थ्योरम है, ठीक है, और थ्योरम की स्टेटमेंट 6.4 थ्योरम, मैं जरा इसको हाईलाइट करती हूँ, ठीक है। ये थ्योरम 6.4 सबको नजर आ रहा है? टॉर्च, इफ A and B are two events, you can see the Venn diagram, there are two circles, one big circle is denoted by capital A, which is event A, and small circle is the other event B. Both are two events, but there is some common area, A intersection B. If A and B are any two events defined in a sample space, it means they must be present in the square sample space, ठीक है। ये जो स्क्वायर बना हुआ है ये सैंपल स्पेस है, और A और B दोनों इसके अंदर ही होंगे। Then probability A intersection B complement is equal to probability of A minus probability of A intersection B, ठीक है। ये आपने इसका प्रूफ नहीं देखना, बस सिर्फ आपने इसका ये यूज करेंगे हम, इसलिए आपने थ्योरम की स्टेटमेंट देखनी है, ठीक। अब आप देखें कि A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, B कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि B का पूरा सर्कल, अगर मैं ये जो अभी मेरा ये घूम रहा है टॉर्च, ये B है, इस B को निकाल दें इस रेक्टेंगल में से, तो कौन सा एरिया बनेगा? चले मैं आपके सामने बनाती हूँ वो कौन सा एरिया बनेगा। वो बनेगा इस तरह से, मैं शेड करती हूँ, ये सारा स्क्वायर में, ठीक है ना, इस सर्कल को छोड़ते हुए, ठीक, सारा एरिया शेड हो जाएगा। ये क्या है? बी, क्या है ये सारा? बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। मेरी बात समझ आ गई? कलर का थोड़ा सही नहीं हुआ, ये बी कॉम्प्लीमेंट है। अब इस बी कॉम्प्लीमेंट में ए कौन सा है? ए वो है जो ये सर्कल शेड हुआ है, ऐसे ही है ना। तो ए जो है और बी कॉम्प्लीमेंट में जो कॉमन एरिया वो कौन सा आ रहा है? कॉमन एरिया इसमें जो आ रहा है, यानी कि ये शेडेड एरिया और ग्रीन एरिया, इसमें कॉमन क्या है? अब मैं वो आपके सामने शेड करने लगी हूँ। वो सर्कल का ये वाला एरिया है, ए का वो एरिया जो बी से बाहर है और ए में शामिल है, ठीक है। ए में शामिल है और बी से बाहर है, ये वाला बना जो मैंने इस वक्त शेड कर दिया है, ठीक। तो ये एरिया जो है आपका, ये है, इस तरह शो करेंगे हम इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और आएगा कैसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस करेंगे ये जो सेंटर में डॉट, ये जो अभी आ रहा है ना आपके पास, ये वाला एरिया, इसको हम ए इंटरसेक्शन बी कह रहे हैं, ये ब्लू कलर का मैं बनाने लगी हूँ आपके सामने। ये जो ब्लू एरिया है, दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। इस ए में से, यानी रेड वाला जो है, उसको कैसे कहेंगे कि रेड वाला इक्वल टू डॉटेड लाइन, डैश लाइन माइनस ब्लू कलर। तो डैश लाइन आपका है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए,
और डॉट जो आपका ब्लू है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है। तो डैश में से ब्लू वाला निकाल दिया तो क्या आएगा आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। थोड़ा सा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, आप एक बार इसको दोबारा देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, वेन डायग्राम के थ्रू हम इसको समझ रहे थे। अच्छा, इससे आगे हम चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम। ये है 6.5 विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। ठीक है, इस थ्योरम को हम देख लेते हैं, इसकी भी स्टेटमेंट ही देखेंगे। ठीक, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब आप देखें कि अगर हम ए यूनियन बी की बात करते हैं तो इसमें ये वाला जो सर्कल है इसका शेड प्लस जो दूसरा सर्कल है उसका शेड। ठीक है, मैंने ऐसे जरा स्केल से बताया कि ये दोनों शेडेड एरिया, इसको जब कंबाइन करेंगे तो जो कंबाइंड इफेक्ट है वो किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के। ये बात समझ आ गई आपको कि जो कंबाइंड इफेक्ट है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, हाँ, ए यूनियन बी है। ठीक है, अब उसके बाद हमने कहा कि वो किस तरह आएगा, अगर हम सिर्फ ए की बात करें तो ए में क्या होता है, पूरा ए का सर्कल आ जाएगा, जो कि ए का सर्कल कहाँ से कहाँ तक है। अगर मैं इस तरह बनाऊं ए का सर्कल, यहाँ से, चले इस तरह सर्कल बनाती हूँ, ये ए का सर्कल आ गया, थोड़ा छोटा बन गया मुझसे, चले ये ए का सर्कल है। तो फिर बी का सर्कल क्या होगा, बी का सर्कल जो है वो दूसरी तरफ आएगा, ये वाला। अगर हम इस बी के सर्कल और ए के सर्कल को इकट्ठा देखें तो थोड़ा सा एरिया ओवरलैप भी तो कर रहे हैं ना, तो ये इसका मतलब है ओवरलैपिंग एरिया जो है वो 2 दफा शामिल हो गया। ये जो ओवरलैपिंग एरिया है ये वाला, ये सॉरी ये गलत एरो बन गया, इस तरफ से बनाना चाहिए था मुझे, नहीं बन सकता, इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि उसकी डायरेक्शन एक तरफ ही आ रही है, ये शायद बन जाए। चलिए ये वाला एरिया, ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, ये दोनों में शामिल हो रहा है, 2 दफा हो गया। तो 2 दफा तो हमने नहीं शामिल करना, ए यूनियन बी का मतलब है कि ए और बी का सारा एरिया एक दफा शामिल होना है। जब एक दफा शामिल होना है तो 2 दफा शामिल हो गया तो हमें इससे एक दफा माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो आप देख लो लाइंस को भी देख लो, ए की लाइंस इस डायरेक्शन में लगी हुई है ना टेढ़ी, ठीक है, ए की लाइंस इस डायरेक्शन में है और बी की लाइंस ऑपोजिट डायरेक्शन में है। जबकि जो सेंटर वाला है एरिया उसमें दोनों लाइंस आ रही हैं बारी बारी, क्योंकि एक दफा ए की केस में आ रही है और एक बार बी के केस में आ रही है, इसका मतलब है 2 दफा शामिल हो गया। हमें सेंटर वाला एरिया माइनस करना होगा एक दफा, क्योंकि ये 2 दफा शामिल हो गया है। तो हमने लिखा कि ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये हो गया एक दफा शामिल, ठीक है, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इसकी वजह से सेंटर एरिया 2 दफा शामिल हो गया है, तो हमें ए इंटरसेक्शन बी को एक बार माइनस कर देना है। ठीक है, इसलिए आप देखेंगे सेंटर में जो साइन है ये कौन सा साइन लगा हुआ है यहाँ पर, ये वाला माइनस का साइन लगा हुआ है। ठीक है, और ये माइनस का साइन क्या शो करता है कि हम इसमें से ये माइनस करने जा रहे हैं एक इफेक्ट, क्योंकि ए यूनियन बी जो है इसमें दोनों एरिया सिर्फ एक दफा ही शामिल होने हैं। ये थ्योरम समझ आ गया आपको कि हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कि ए का पूरा पार्ट और बी का पूरा पार्ट एक एक दफा शामिल होना है। लेकिन जब हम इसको सॉल्व करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अकेला लेंगे तो वो सेंटर वाला पोर्शन भी आ जाएगा जो ओवरलैपिंग है, और ए पूरा आ गया, बी में जब किया तो वो फिर सेंटर वाला पोर्शन फिर दोबारा आ गया, उस दोबारा वाले को हम माइनस कर देंगे। तो ये आपका इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको हम कहते हैं थ्योरम एडिशन थ्योरम। ठीक है, इस थ्योरम को हम कहेंगे एडिशन, इसको अक्सर हम एडिशन थ्योरम के नाम से भी कहते हैं, या आपकी स्टेटमेंट में अगर वर्ड और आए, कौन सा वर्ड आए, और, ठीक है, ओ आर, स्टेटमेंट में आप जब क्वेश्चंस देखोगे तो ओ आर का वर्ड आपको उसकी स्टेटमेंट में मिल जाएगा। तो ये शो करता है कि आपने इस थ्योरम की एप्लीकेशन उन क्वेश्चंस में कर लेनी है, एडिशन थ्योरम की। अब हमने ये देखना होगा उन क्वेश्चंस में क्या कोई ओवरलैपिंग एरिया एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, क्योंकि हमारे पास 2 तरह के इवेंट्स होते हैं, एक को हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और एक होते हैं नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो होंगे जिसमें ओवरलैपिंग एरिया एग्जिस्ट नहीं करेगा, ओवरलैपिंग एरिया एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस तरह से उसमें एडिशन थ्योरम ये वाला अप्लाई नहीं होगा, ये वाला उस वक्त अप्लाई होगा जिसमें ओवरलैपिंग एरिया एग्जिस्ट करे, और वो तभी आएगा
जब हमारे जो इवेंट्स हैं वो इस तरह से आए कि उसमें कुछ कॉमन एग्जिस्ट करता हो, ए इंटरसेक्शन भी एग्जिस्ट करता हो। जैसे आपने देखा, हमने सेट थ्योरी पढ़ी, एक हमने सेट लिया, एक हमने बी सेट लिया, और कभी हमारे पास ऐसा होता है कि इनका इंटरसेक्शन एग्जिस्ट करता है, और कभी ऐसा भी हो सकता है इसका इंटरसेक्शन एग्जिस्ट ना करे। जैसे अगर मैं कहूँ ए इवेंट इज द ऑल नंबर्स 1 to 100 of odd numbers and B is the even numbers। अब A और B का इंटरसेक्शन एग्जिस्ट करेगा? नहीं, उसमें तो सारे ऑड हैं, B में सारे इवन है, कभी इनका कॉमन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो इस केस में आपका जो थ्योरम है वो एडिशन थ्योरम कितना रह जाएगा? थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, यानी कि इंटरसेक्शन वाला पोर्शन चूंकि एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो एडिशन थ्योरम इतना सा रह जाएगा जितना मैंने अभी आपके सामने बनाया। तो उसमें जो वेन डायग्राम है उसमें दोनों सर्कल्स के दरमियान में ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला सेंटर वाला, ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा जो ओवरलैपिंग वाला है। उसकी डायग्राम कुछ इस तरह की होगी। मैं अगले पेज पे जाती हूँ। ये अब आपको नजर आ रही है, इसमें ए और बी दोनों सर्कल्स बने हुए हैं, लेकिन थोड़े आपस में दूर दूर बने हुए हैं। इसका मतलब है ओवरलैपिंग एरिया एग्जिस्ट नहीं करता। इस केस में जो अब आपका थ्योरम है वो कौन सा है, उसकी स्टेटमेंट देखें, ये लिखी हुई है, ये ए यूनियन बी है एडिशन थ्योरम ही, लेकिन इसमें हम देखें माइनस इंटरसेक्शन वाला पोर्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। और इसकी जो वेन डायग्राम है वो भी आपके सामने है, ये इसकी वेन डायग्राम है जिसमें ए और बी जो है दोनों दूर दूर बने हुए हैं। तो हमने दो एडिशन थ्योरम देखे, एक वो जिसमें ओवरलैपिंग एरिया एग्जिस्ट कर रहा है। जब ओवरलैपिंग एरिया एग्जिस्ट कर रहा होगा तो थ्योरम कौन सा बनेगा? यही होगा, लेकिन उसमें माइनस ए इंटरसेक्शन बी भी लिखा हुआ होगा। ठीक है, जो भी हमने ऊपर देखा था। मैं दोबारा से थोड़ा सा दिखा दूं आपको कि दो थ्योरम हमने आज देखे। ऊपर वाला जो थ्योरम है जी, चलिए मैम जी बेटा। मैम मतलब अगर ओवरलैपिंग एग्जिस्ट करेगी तो वो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन होगा। हाँ, फिर हमने ये लगाना है। और अगर हमारे दोनों में कॉमन कुछ नहीं आ रहा तो फिर हमने कौन सा यूज करना है? फिर हमने ये वाला यूज करना है। ठीक हो गया? ओके मैम। ओके, अच्छा जी, हम आगे देखते हैं। अब ये दो थ्योरम देखें, अब हम इससे रेलिवेंट कोई क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा 6.13 इसमें देखिए सैंपल स्पेस क्या दी हुई है, 1 to 200, यानी नंबर्स हैं 1 to 200। अब आप देखें कि इसमें एन इंटीजर स्टेटमेंट नजर आ रही है सबको? ठीक है, एन इंटीजर इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम फर्स्ट टू 100 पॉइंट्स। यानी ये सैंपल स्पेस है, यानी कि आपने कार्ड लिए 200 कार्ड्स, उन सब कार्ड्स के ऊपर 1 से 200 तक डिजिट्स बारी बारी नंबर्स लिख दिए। तो अब सैंपल स्पेस, अब आपने सारे कार्ड एक बॉक्स में डाल दिए। ठीक, तो आपके पास सैंपल स्पेस में टोटल कार्ड्स जो हैं वो 200 कार्ड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब कुछ अगर आप उसमें से रेंडमली एक कार्ड निकालो, फॉर एग्जांपल मैंने निकाल दिया 48, एक नंबर निकाला, उस पर लिखा हुआ था 48। क्या 48 6 पे डिवाइड होता है? होता है। होता है। क्या वो 8 पे डिवाइड होता है? 46 की 48 48 8 पे डिवाइड होता है? होता है। होता है ना। और दोनों पे डिवाइड होता है? होता है ना? होता है ना। इसका मतलब है कि आपने इस सैंपल स्पेस से वो सारे पॉइंट्स इकट्ठे निकालने हैं जो किसके मल्टीपल होंगे? 6 के मल्टीपल होंगे। यानी कि ए सेट कौन सा सेट होगा जिसमें सारे आपके किसके मल्टीपल होंगे? 6 के। फिर आप एक लोगे उसमें बी कहोगे आप उसको। ठीक है, उसको इवेंट आपने बी कहा, उसमें कौन सा सेट बनाओगे? वो सारे एलिमेंट्स 1 से 200 के बिटवीन जो किसके मल्टीपल्स हों? 8 के, जैसे 8, 16, 24 एंड सो ऑन। ठीक है, ए और बी आपके पास दो सेट बन गए। अब आप इनका इंटरसेक्शन बनाना चाहो तो बन सकता है ना, ए और बी का? यस मैम, बन सकता। हाँ जी। और दरम्यान में देखिए कि और लिखा हुआ है, नजर आ रहा है ये? और ये जो सेंटर में ओ आर, यस मैम, मतलब यूनियन। हाँ, तो अब आप मुझे बताएं कौन सा वाला थ्योरम लगेगा इसमें? फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला, एडिशन थ्योरम फॉर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ना, दोनों में कुछ ना कुछ
कॉमन है। ठीक है, अच्छा अब आपने ये एग्जांपल देख ली, अब आप देखें एक और एग्जांपल देखते हैं इसमें। 6.14 देखिए। अच्छा, इसमें आप a pair of dice are thrown, find the probability of getting a total of either 5 और देखो उसके बाद कुछ मिटा हुआ है 11, 5 और 11। ठीक है, अब आपने जब सैंपल स्पेस बनाई, 2 डाइस इकट्ठे थ्रो किए, तो हमने देखे एक बार बनाई थी पीछे, मैं दिखाती हूँ आपको। ये नजर आ रही है, ये सैंपल स्पेस है जब हमने 2 डाइस इकट्ठे थ्रो किए। अब आप देखें कि टोटल ऑफ 5 आ रहा है, डाइस के जो डॉट्स आ रहे हैं उनका टोटल 5 हो, जैसे 1 एंड 4, ठीक है ना, 2 एंड 3 नजर आ रहा है, ये जो मैंने आपके सामने ये हाईलाइट किया इस वक्त, 2 3। यस मैम। हाँ, इधर से क्या आएगा, ये वाला 3 2, सॉरी ज्यादा ही हो गया इधर, हाँ 3 2, और क्या आएगा ये वाला 1 4। यानी ये वो सारे हैं जो कितने बन गए, ये काउंट करो जरा, डायगोनल में है ना सारे, 4 मैम। 4, ये वाला दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। इन ये सारे किस में आएंगे, आपका इवेंट ए आएगा। ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ डॉट्स का जो टोटल है वो 5 आएगा। अब आपने देखते हैं द सम ऑफ डॉट्स इज 11, तो 11 वाले कौन कौन से हैं बताएंगे इसमें? मैम 5 6 जी 5 6 5 6, बिल्कुल ठीक। तो इसका मतलब है बी इवेंट में ये आ गए। क्या ये कॉमन है? नहीं, वो तो इतना दूर पड़ा हुआ है और ये इतना दूर पड़ा हुआ है, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अब आपका जो थ्योरम लगेगा वो कौन सा लगेगा, एडिशन थ्योरम फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बिल्कुल ठीक है जी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है जी, और इसकी डायग्राम भी आपको समझ आ गई कि कैसे बनानी होगी। चलें जी, वापस आते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ और उससे आगे देखते हैं। अभी हम जो देख रहे थे, एडिशन थ्योरम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके क्वेश्चंस जरूर आपके पेपर में शामिल होते हैं इस टॉपिक से रेलिवेंट। ठीक है, अच्छा अभी हम देख रहे थे जो क्वेश्चन वो ये था, ये 2 थ्योरम्स हो गए और उसके बाद ये भी एक क्वेश्चन था, थोड़ा सा ऊपर गुजर गया है, 6.12, ये आपने खुद कर लेना है। ठीक है, या चले कर ही लेते हैं क्योंकि कार्ड्स का क्वेश्चन है। प्लेइंग कार्ड्स आप लोगों ने कभी खेले हैं, जिसे हम उर्दू में कहते हैं ताश? अच्छा, कुछ बच्चे ने खेले होंगे, कुछ ने नहीं। एक्चुअली इसमें 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, जरा गौर से सुन लें। 26 इसमें ब्लैक होते हैं और 26 इसमें रेड होते हैं। 26 जो ब्लैक होते हैं उसमें भी 13 आपके पास जो है वो स्पेड के होते हैं और जो बाकी 13 है वो क्लब के होते हैं। ठीक है, और जो रेड वाले हैं उसमें भी 26 में 13 आपके पास हार्ट के होते हैं और जो 13 है वो डायमंड के होते हैं। इसका मतलब है आपके पास 4 टाइप्स के कार्ड्स हैं जो 13 ईच हैं। ठीक है, अब इसमें भी आपके पास नंबर्स लिखे होते हैं 1 से 10 तक, जबकि 11 12 13 के लिए आपके पास फेसेस बने हुए होते हैं, जिसे जैक कहते हैं, क्वीन एंड किंग, इनको हम फेस कार्ड्स भी कहते हैं। ठीक है, जरा इसको अंडरस्टैंड करें। 1 मिनट मैं म्यूट कर रही हूँ, फिर मैं अब कुछ पढ़ना चाह रही हूँ तो पढ़ने बैठ गए। नहीं, मैं तो ये किताबों की लेके आई थी, इस पे लिखा नहीं था आपका नाम, वो मैंने लिखा। ओह जज़ाकल्लाह। अच्छा, तो मैं आपको मशवरा देना कि मैं बेसिक किताबों के लिए ले लूँ कि ना ले।
मैम लाइबा रबानी को ऐड कर लें। गर्ल्स ये देखिए क्वेश्चन 6.6, इसमें भी सेम सैंपल स्पेस यूज हो रही है। उस सैंपल स्पेस में जो डायगोनल पॉइंट सारे थे वो कैसे थे? मैं दोबारा सैंपल से निकाल लूँ सैंपल स्पेस ही, क्योंकि उसके बगैर हमें इस क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। इसकी स्टेटमेंट अगर देखें तो इस स्टेटमेंट में क्या है, सम ऑफ लेस देन 5, ये आपका ए इवेंट है, और बी क्या है, 6 अकर्स ऑन ईदर डाइस, यानी पहली एक दो डाइस है, एक ब्लू कलर की एक रेड कलर की है, दोनों अपनी इकट्ठी थ्रो की, तो एक पे 6 आता है या दूसरे पे 6 आता है, किसी पे भी आए लेकिन 6 आना चाहिए, तो वो कौन से इवेंट्स होंगे? वो इवेंट बी होंगे, वो इवेंट बी में सारे आउटकम चले जाएंगे। और जिसमें सम आपका 5 बनता है, जैसे भी हमने सम बनाया था ना 11, अगर सम 5 बनेगा तो वो हमारे इवेंट ए में चले जाएंगे। तो ठीक है, अब आपने ये क्वेश्चन होमवर्क में कर लेना, बिल्कुल ऐसे हमने एग्जांपल किया, लेकिन इवेंट्स इसमें डिफरेंट है, सैंपल स्पेस वही है जो भी हमने देखी थी। ठीक है, अच्छा उसके बाद बी देखिए क्वेश्चन। ठीक है, नहीं बी को रहने दे, बी को रहने दे, ठीक है, बी आपके लिए नहीं है। अच्छा उसके बाद 6.7 देखिए। अच्छा 6.6 में ना थोड़ा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं आपको पूरा करने को कह रही हूँ, यानी ए यूनियन बी फाइंड करने को कह रही हूँ। इसमें सिर्फ क्या कहा हुआ है, उसने कहा है ए बनाए, बी बनाए, सैंपल स्पेस बनाए, यानी सारे बस सिर्फ सेट्स बना लेने हैं, और उसके बाद बस और कुछ नहीं करने को कहा। लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ कि आपने एडिशन थ्योरम भी इसमें अप्लाई कर देना है। 6.7 देखिए, enumerate all possible combinations and permutation of 3 letters। अच्छा मैंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन बताना था। आपके कैलकुलेटर पे एक ऐसा बटन होता है जिसपे n और c बड़ा सा लिखा होता है और यहाँ r लिखा होता है। आप कैलकुलेटर्स देखो, आप लोगों ने कल कैलकुलेटर्स लेकर आने हैं और इसको सर्च करके लाना है कि NCR भी लिखा होगा, और एक बटन पे या बटन के एग्जैक्टली ऊपर लिखा होगा, या उस बटन के ऊपर जो स्पेस है शिफ्ट से चलेगा वो, उस पे लिखा होगा। आपने अपने जी बेटा हमें पता है, ये पहले भी सुनी हुई है। ओके, आपने यूज किया एनपीआर एनसीआर? यस मैम किया हुआ है। ओके मैम गुड चीज किया हुआ है गुड, वेरी गुड। मैम, इनके फॉर्मूलाज भी होते हैं ना? हाँ जी, n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल, ये आपका एनसीआर का फॉर्मूला होगा। फैक्टोरियल भी पता है ना आपको, 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 5 Yes, into ma'am. 3 into 2 into 1, ठीक है ना। n फैक्टोरियल इज n into n minus 1 n minus 2 up to 3 to 1, ऐसे ही है ना। चलो ठीक है, आपको याद आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो एनपीआर का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। ये दोनों के आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, और कैलकुलेटर भी आपके पास होंगे तो आप उसको यूज भी कर सकते हैं। अब आपने इसमें कॉम्बिनेशन यूज करना है, यानी एनसीआर, और 3 लेटर्स वर्ड है, ठीक है। और आपने 3 चूज करने हैं, और टोटल कितने हैं 4, यानी n आपके पास कितना है, n इज 4, और r कितना है आपके पास, r इज
3 यानी 3 हाँ 3 यानी 4 में से 3 चूज करने हैं और एक छोड़ देना है। तो फिर आपने एनसीआर लगाना है, ये वाला फॉर्मूला, और जब परमुटेशन कहेंगे सेकंड वाला तो फिर आपने एनपीआर लगाना है। इन फॉर्मूलाज के थ्रू आप ये कैलकुलेटर नहीं है तो आप ये कल ही करवा दीजिएगा। नहीं बेटा कल क्यों करवा दीजिएगा, आपको फॉर्मूला आता है ना। यहाँ पर लिखेंगे n फैक्टोरियल, n का मतलब है 4 फैक्टोरियल, आप लिखे यहाँ पे 4 फैक्टोरियल, चलिए मैंने लिख दिया आपके सामने। अच्छा उसके बाद नीचे क्या लिखेंगे, एनसीआर में होता है r फैक्टोरियल, यहाँ पर तो यहाँ पर आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, और फिर क्या होता है ब्रैकेट के अंदर n माइनस आर, तो n माइनस आर क्या आएगा सॉल्व करके 1 फैक्टोरियल, यानी 4 माइनस 3 Yes, ma'am. तो 1 फैक्टोरियल। 1 तो वैसे बेकार है, 4 फैक्टोरियल का मतलब है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 3 फैक्टोरियल का मतलब है 3 इंटू 2 इंटू 1, तो कैंसिल आउट हो जाएगा 3 टू 1, 3 टू 1 से, तो सिर्फ आंसर क्या रहेगा इसका इज इक्वल टू, ये बताइए कैंसिल आउट होने के बाद 4। बिल्कुल ठीक। अब हम दूसरे क्वेश्चन में आते हैं, इस वाले में एनपीआर, इसका फॉर्मूला होता है 4 फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर यानी 1 फैक्टोरियल। तो 1 फैक्टोरियल लिखे ना लिखे 1 ही लिख देते हैं चले, तो 4 फैक्टोरियल का आंसर आपका आंसर होगा, यानी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इनको मल्टीप्लाई कर दिया आपका एनपीआर आ जाएगा। ठीक है 24. हाँ जी 24 ठीक हो गया। अच्छा जी अब इसके बाद इसका 6.7 का बी पार्ट देखिए, अ क्लब, मैंने आपको कहा था ना एक क्लब होता है, क्लब में कितने टोटल कार्ड्स होते हैं 13 कार्ड्स होते हैं, टोटल 52 होते हैं, क्लब वाले 13 होते हैं, और 13 में से भी 3 जो है वो फेस कार्ड होंगे, जैक क्वीन किंग, और बाकी 10 जो है वो आपके नंबर कार्ड्स होंगे। तो अभी क्लब की बात की, इसका मतलब है 13 की बात की। ठीक है कंसिस्ट ऑफ, ओहो दैट इज नॉट क्लब, ओहो ये तो एक्चुअली कोई क्लब है, कोई मीटिंग है, कोई लोग हैं, कोई एक ग्रुप की बात कर रहे हैं, मैंने समझा वो क्लब ऑफ कार्ड्स है। अच्छा अ क्लब कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स, ठीक है कोई क्लब है जिसमें 15 मेंबरशिप लोगों को मिली हुई है। इन हाउ मेनी वेज कैन 3 ऑफिसर्स, उस क्लब के आपके पास 3 डेजिग्नेशंस हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी ट्रेजरर। अब ये 3 स्पेसिफिक पोजीशंस हैं, अगर मैं कहूँ 3 मेंबर्स चूज करने हैं तो मेंबर्स तो तीनों ही मेंबर्स होंगे, जब मैं प्रेसिडेंट कहूंगी तो प्रेसिडेंट तीनों में से एक ही होगा, वाइस प्रेसिडेंट एक स्पेसिफिक होगा। जब हम स्पेसिफिक की बात करते हैं तो फिर परमुटेशन यूज होगा, और जब सिंपल मेंबर्स की बात करते हैं तो तीनों एक जैसे ही है ना, एक दूसरे का ऑल्टरनेट है, एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है, एक मेंबर नहीं तो दूसरा मेंबर, दूसरा नहीं तो तीसरा मेंबर, यानी दोनों तीनों एक जैसे हैं। तो इसका मतलब है जब मेंबर्स की बात होगी तो फिर आपने कॉम्बिनेशन यूज करना है। ठीक है तो एन कितना हुआ इस क्वेश्चन में 15 इज योर एन, और कितने चूज किए आपने इसमें 3 आपका क्या होगा आर। ठीक है तो आर आपका 3 है, एक बार कॉम्बिनेशन लगाना है, एक बार आपने परमुटेशन, पहले वाले में परमुटेशन क्योंकि स्पेसिफिक सीट्स की बात हो रही है, ठीक है, और दूसरे वाले में कॉम्बिनेशन क्योंकि सभी इक्वली मेंबर्स हैं। चलिए जी हम आगे क्वेश्चन देखते हैं 6.8, हाउ मेनी डिफरेंट ब्रिज हैंड्स। ब्रिज हैंड होता है ताश में वो गेम जिसमें 13 कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं, तो ब्रिज हैंड का मतलब है कि उसमें 13 कार्ड होंगे। कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम ऑर्डिनरी 52 प्लेइंग कार्ड्स, तो आपने लिखना है 52C 13, कॉम्बिनेशन लगाना है 52C 13। ये जरा बड़ा क्वेश्चन है इसलिए कैलकुलेटर से ही होगा, अगर आप मैनुअली करना चाहते हैं फैक्टोरियल यूज करके तो भी आप कर लेंगे, लेकिन थोड़ा वर्किंग ज्यादा करनी पड़ेगी। अच्छा जी 6.9 आपने खुद कर लेना है, 6.10 को रहने दें, 6.11 भी थ्योरेटिकल है उसको भी छोड़ दें, 6.12 आपने होमवर्क में करना है, ठीक है, और 13 अभी देख लें, हमारे पास 2-3 मिनट है, मैं आपको 13 का थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ। 13 में देखें एन ऑड नंबर अपीयर्स इन अ सिंगल टॉस ऑफ फेयर डाइस। फेयर डाइस में बताइए ऑड कितने होते हैं, फेयर डाइस में होते कितने हैं सैंपल स्पेस में, डाइस है ना एक छक्का जिसे आप गेम खेलते हैं, अ फेयर डाइस है तो इसकी सैंपल स्पेस क्या बनेगी 1 2 3 4 5 6, तो ये आपकी सैंपल स्पेस है। इसमें ऑड कितने हैं 3 135 यानी 3, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी होगी 3/6, टोटल कितने हैं 6 और 3 आपके ऑड हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी उसकी रेशो 3/6
6। ठीक है, बस इतना से लिखेंगे इसका। अब दूसरा वाला देखें, द सम ऑफ 8 अपीयर्स, एक मिनट आप जरा होल्ड करें बच्चों। जी बच्चों, दूसरा है सम ऑफ 8 अपीयर्स इन अ सिंगल टॉस ऑफ पेयर ऑफ फेयर डाइस। वो जो हमने भी सैंपल स्पेस देखी ना 36 की, उसमें आपने 8 का सम देखना है, जहां जहां 8 का सम आता है। ठीक है, जैसे किससे आएगा 2 and 6। 2 6 हाँ जी 6 2 6 2 7 और 1 7 तो होता ही नहीं डाइस में, 1 से 6 तक 6 तक होता है। 6 2 और 2 6 बिल्कुल ठीक बताया। 3 5 3 5 and 5 3। ठीक है, और क्या हो सकता है 4 4। 4 4 और कोई हो सकता है नहीं। ठीक है, तो ये 5 पॉसिबिलिटीज हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5/36। 5 ऊपर आएगा न्यूमरेटर में और 36 इसका क्या होगा डिनोमिनेटर होगा। लिख लेंगे 5/36। ठीक है मैम एक बार फर्स्ट वाला बता दें दोबारा से प्लीज। अच्छा, मैं दोबारा बता देती हूँ। ये 5/36 समझाया आपको कि नहीं समझ आया? यस मैम। ठीक है, अब आप ऑड देखें, मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। एक्चुअली मेरी ना वो टच स्क्रीन चल नहीं रही, तो मुझे ना मार्कर से लिखना पड़ रहा है, जो बड़ा मुश्किल लग रहा है। ए में आपके ऑड नंबर्स, आपके पास सैंपल स्पेस है x = 1 2 3 4 5 6। ए क्या है ऑड नंबर्स। ऑड कितने हैं 1 ऑड है इसमें से, 3 ऑड है इसमें से, और क्या ऑड है 5 ऑड है। तो कितने हो गए काउंट करें आप इसको, कितने केसेस हो गए, कितने आउटकम्स हो गए इस इवेंट में 3। ठीक है, मेरी बात समझ आ गई? तो इसलिए हमने ये जो इसका न्यूमरेटर लिखा ये काउंट करके 3 लिख दिया। और सैंपल स्पेस में कितने थे, जो सैंपल स्पेस हमने ऊपर बनाई थी वो हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया। ठीक है गर्ल्स, बस यहाँ तक आपने क्वेश्चंस करने हैं और मेरा टाइम खत्म हो गया है। कल इंशाल्लाह मैं चेक करूंगी आपके होमवर्क को। यहाँ तक आपका होमवर्क है। ओके, अल्लाह हाफिज।